नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज जो है ठीक उसी तरीके से जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम लगातार आपको जो है गणित के प्रैक्टिस सब करवा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भैया गणित के सिलेबस को कंप्लीट करवा दीजिए। देखिए, मैंने समांतर माध्य वाले जो चैप्टर्स थे उसके लिए मैं पुरानी वीडियो डाल दिया हूँ, और जो घन घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ बचता है, बस 2 ही चीज़ें इसमें पूछी गई है। आज मैं उसे कंप्लीट कर देता हूं 2 सवालों में, ठीक है। उसके बाद जो भी बेसिक क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, 5 सवाल 6 सवाल, उसके माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवाता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 वीडियो अगर मैं प्रैक्टिस वाला दे दूंगा तो निश्चित तौर पे आपके पास एक अच्छी खासी वीडियोज की संख्या हो जाएगी। आप परीक्षा से पहले 3 दिन में सारी वीडियोज देख डालिएगा। हम ये दावा करते हैं कि आप कभी भी गणित में फेल होने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आपको गणित की बेसिक भी एकदम से नहीं पता है तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ईमानदारी से प्रयास करिए, क्योंकि निश्चित तौर पे इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बच्चों को जो है 4th सेमेस्टर के मतलब पहली बार में 4th सेमेस्टर बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं, जो मुझे अंदाजा है, ठीक है। 20 से 25 हज़ार बच्चा ही पास हो रहा है। तो आप सभी लोग इतनी तैयारी करिए कि आपका बैक ना लगे। अगर बैक लगा तो आप निश्चित तौर पे खत्म हो जाएंगे और आपका जो सपना है वो मर जाएगा। एक बार वैकेंसी अगर गलती से आ गई इस वर्ष ना, मतलब आप सभी को अगर पार्टिसिपेट करते हुए एक बार वैकेंसी आ गई तो निश्चित तौर पे आने वाली जो वैकेंसी होगी वो 2027, 2028 या बाबा आदम के ज़माने के बाद ही आएगी, ठीक है। इतने जल्दी भर्ती आने वाली नहीं इसके बाद। चलिए, सबसे पहले मैं प्रश्न 3 को लेता हूं। इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं क्या पूछा गया। आपसे कहा गया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसमें कोण DOB का मान दिया गया है 70 अंश। कोण DOB का मान दिया गया है 70 अंश, तो कोण BCD का मान अर्थात इसका मान आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, वृत्त के चैप्टर्स में मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है कि हम लिखते कैसे हैं। बस आपको इसमें सवाल को हम हल करना सिखाएंगे कि मित्रों, ये मतलब कि जो चीजें आपके दिमाग से गायब हो सकती मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बेसिक चीजें आपकी डीएलएड में आती है। मित्रों ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग एक बात को जानते हैं कि वृत्त के परिधि पर बना कोण एक ही चाप BCD के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बन रहा है BOD। एक कोण वृत्त के केंद्र O पर बन रहा है, और एक ही चाप इसी BCD के द्वारा ही एक कोण यहां पे बन रहा है। कहां पे? यहां पे बन रहा है, ठीक है। और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अर्थात ये जो कोण होगा वह जो है 70 का आधा होगा, अर्थात यह 35 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण हमेशा दुगुना होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों दुगुना होता है? मैंने पहले बताया था, केंद्र की शक्तियां हमेशा ज्यादा होती है, तो दुगुना कौन होगा? दुगुना हमेशा केंद्र वाला होगा। तो ये 70 डिग्री है तो 35 डिग्री हो जाएगा। इस बात को जानते हैं। आपसे इस कोण का मान पूछा गया है, और आप सभी लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का नाम सुने होंगे। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो और उसके जो शीर्ष हो वो वृत्त के जो है परिधि पर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वृत्त के परिधि पर उसके चारों शीर्ष टच कर रहे हो। आप देख रहे हैं ABCD एक चतुर्भुज है कि नहीं है? आप कहेंगे भैया है, और इसके जो शीर्ष है वो वृत्त के परिधि को टच कर रहे हैं। अगर वृत्त के परिधि को टच कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपको लिखना है, जो भी कहानी कथा आप अपने दिमाग में चल रहा है वो आपको लिखना है, तब जाकर के आपको नंबर मिलेगा। और लिखना कैसे मैंने अच्छे से आपको सिखाया है। तो वृत्त का चक्रीय चतुर्भुज, और आप सभी लोग जानते हैं, हम जानते हैं, नीचे लिखिएगा, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। अर्थात कोण A प्लस कोण BCD, कोण A को आप लिख दीजिएगा कोण BAD, इस तरीके से लिख दीजिएगा कोण BAD, थोड़ा सा अच्छा लगे। कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश, ठीक है। तो BAD का मान आपको पता है 35 अंश, प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश, ठीक है। आपसे कोण BCD का मान पूछा गया है, तो कोण BCD का मान हो जाएगा 180 माइनस 35। 180 में से 35 को आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 145 अंश। कितना आ जाएगा? 145 अंश, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। निश्चित तौर पे एक पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। विकर्णवत, आमने सामने मैं बोल देता हूं, विकर्णवत ध्यान रखिएगा। तीसरा सवाल आप समझ गए हैं। ये सवाल अगर आपको आ रहा था तो निश्चित तौर पे मान के चलो
कि एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, इससे आने वाला है वृत्त से, ठीक है, और वृत्त से नॉर्मल से ही क्वेश्चन आएंगे, और मुझे जहां तक अंदाजा है कि चक्रीय चतुर्भुज से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन पर डे करवाता रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। चौथा सवाल आपके बीच दिया गया है, समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, समुच्चय बी की वैल्यू दिया गया है 9 और 10, ठीक है। तो आपसे पूछा है ए यूनियन बी का मान। कल मैंने इंटरसेक्शन बताया था और वहां पे मैंने यूनियन भी बता दिया था। यूनियन का मतलब होता है संग। जब भी आप यूनियन निकालिएगा, दो समुच्चय का जब भी आपको यूनियन निकालना है, इस बात को ध्यान रखिएगा यूनियन निकालते समय, किस बात को, कि एक ही संख्या दो बार नहीं आनी चाहिए और दोनों समुच्चय में से सभी अंक आ जाने चाहिए। अर्थात जैसे ए में दिया गया है, क्या दिया गया है, ए में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, ठीक है। बी में दिया गया है कितना, बी में दिया गया है 9 और 10। आप देखिए इसमें जो है कोई भी संख्या क्या दोनों में रिपीट कर रही है, आप देखेंगे भैया कोई भी संख्या दोनों में रिपीट नहीं कर रही। अगर कोई भी संख्या दोनों में रिपीट नहीं कर रही है तो ए यूनियन बी का वैल्यू यही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 9, उसके बाद 10। अगर कोई संख्या रिपीट कर रही होती, अगर कोई संख्या दोनों समुच्चय में रिपीट कर रही होती, हम उसको मात्र एक बार लिखते। समुच्चय बनाते समय किसी भी संख्या को दो बार नहीं लिखते हैं बस, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं चौथा सवाल भी आप समझ गए हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में सब कुछ भूल जाते हैं। इंटरसेक्शन में केवल 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 उभयनिष्ठ जो होता है, दोनों में जो कॉमन होता है उसे ही निकालते हैं और बकिया किसी को नहीं रखते हैं। और यूनियन में सबको रखना है, अगर एक चीज दो बार आई है तो मात्र एक बार रखना है उसे, ठीक है। तो समुच्चय वाले जो मेरे 2 वीडियोज हैं आप उसे जरूर देख लिए। देख मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है निश्चित तौर पे वो देख रहा होगा, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 5वां आपसे दिया गया है, बहुत बेसिक सा सवाल है। निश्चित तौर पे ऐसे सवाल आपके बहुविकल्पी में आ सकते हैं। मैंने बताया था परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, आपको सब कुछ पता है। अगर नहीं पता है तो आप समुच्चय वाली वीडियो देखो। इसमें देखो दिया गया है ई बराबर 0, ई बराबर इस तरीके से लिखा गया है, ई बराबर 0। आप बताइए क्या यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब वो होता है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। क्या इस जो समुच्चय दिया गया है इसमें कोई अवयव है कि नहीं है। अगर आपसे पूछूं समुच्चय ई में अवयवों की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो निश्चित तौर पे 0 भले दिया गया है इसके अवयव में, आप बता सकते हैं समुच्चय ई में अवयवों की संख्या 1 है। 0 भी 1 के काउंट होगा, 1 में काउंट होगा, ठीक है। इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक एकल समुच्चय भैया, क्या है, एकल समुच्चय है। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें बीच में नील हो, अर्थात कुछ भी नहीं हो। इस तरीके से रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं लिखते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इस तरीके से फाई वाला चिन्ह से रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है या नहीं, आपको लिखना है नहीं है, यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि ई में अवयवों की संख्या 1 है, भले ही वह 0 दिया गया है, लेकिन इसके अवयवों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी पड़ेगी तो वह 1 आएगा। इस वजह से ई एक रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। देखिए 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए यहां पर देखिए छठा सवाल मैं बता देता हूं। छठा सवाल आपसे पूछा गया बचत खाता और चालू खाता में अंतर क्या होता है। मित्रों, खाता से संबंधित जानकारी आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और हो सकता है परिभाषा से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लिया जाए। तो खाते से संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा कुछ ना कुछ जानकारी आपको, कभी चेक से रिलेटेड, कभी खाते से रिलेटेड, जैसे मैं आज खाते से रिलेटेड जानकारी दे रहा हूं, बचत खाता क्या है और चालू खाता क्या है। ऐसे ही मैं तमाम सारी जानकारी आपके बीच शेयर करता रहूंगा इत्मीनान से। आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं उस भरोसे को कभी कम नहीं होने दूंगा, ठीक है। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों बचत खाता की। आप सभी लोग अगर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, निश्चित तौर पे आप मध्यम वर्गीय परिवार से, हम भी हैं, आप भी हैं, है ना। तो मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब ये नहीं, आप कैसे लिखेंगे बचत खाता क्या होता है। ऐसा खाता जिसे हम 500 रुपया देकर के खुलवा सकते हैं, ऐसा खाता जिसे 500 रुपया देकर के हम खोल सकते हैं। यह खाता जो होता है वह मध्य वर्ग के मतलब मध्यम आय वाले लोगों के लिए खोला जाता है। इस खाता खोलने का, बचत खाता खोलने का उद्देश्य होता है कि जिन लोगों के पास कम पैसा है उन्हें जो है बचत के लिए प्रोत्साहित करना होता है, उन्हें बचत के लिए प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। उसे बचत खाता कहते हैं। बचत खाता में एक निश्चित मतलब कि आपको दिया जाता है, एक निश्चित टाइम दिया जाता है, इतने ही मतलब कि 1 महीने में इतनी ही बार आप निकासी कर सकते हैं, इतने ही बार एक लिमिट होती है,
बचत खाता में। बचत खाता को न्यूनतम 500 रुपया देकर के आप खुलवा सकते हैं। और बचत खाता में अगर चेक इशू करवाना है, आपको चेक से पैसा निकालना है, तो मिनिमम 1000 रुपए आपकी खाता में आप रख करके चेक अपना इशू करवा सकते हैं। ठीक है, तो बचत खाता मध्यम वर्ग, मध्यम आय वाले लोगों के लिए होता है। यह खाता जो है बचत को प्रोत्साहित करने के लिए खुलवाया जाता है। 500 रुपया न्यूनतम देकर के आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। न्यूनतम 1000 रुपया रख करके अपने चेक को इशू करवा सकते हैं। चेक से आप पेमेंट ले सकते हैं। और क्या हो सकता है, बचत खाता में एक लिमिट फिक्स होती है कि आप एक माह में कितनी बार आप पैसों को निकालेंगे और कितनी बार पैसों को जमा करेंगे। बचत खाता में सबसे बड़ी बात जो होती है बचत खाता और चालू खाते में अंतर का, तो बचत खाता में मित्रों आपके पैसे पर बैंक ब्याज देती है। अगर बचत खाता में आपने पैसे जमा किया है तो उस पर बैंक ब्याज आपको देने वाली है। लेकिन वहीं अगर चालू खाता की बात करें मित्रों, चालू खाता क्या होता है? चालू खाता मित्रों बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े जो निगम होते हैं उनके द्वारा यह जो है चालू खाता खुलवाया जाता है। इस खाते में कोई लिमिट नहीं होता है, आप कितनों भी बार महीने में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। अमूमन जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ा अमाउंट होता है वो चेक के माध्यम से ही लेन देन होता है। तो जितना भी आपकी मर्जी उतना लेन देन आप कर सकते हैं चालू खाता में। सबसे बड़ा अंतर जो होता है बचत खाता और चालू खाता में, चालू खाता में जो व्यापारी वर्ग होता है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, उसके लिए ब्याज बैंक नहीं देती है चालू खाता पे, बल्कि कभी कभी ब्याज लिया जाता है। कभी कभी ब्याज लिया जाता नहीं, कभी कभी एक निश्चित शुल्क लिया जाता है ग्राहक से। जो भी व्यापारी संस्था है, जो भी संस्था चालू खाता खुलवा रही है, उससे लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर वर्तमान के समय में एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में अगर आप चालू खाता खुलवाते हैं तो आपको 50 रुपए प्रतिवर्ष शुल्क के तौर पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर होता है निश्चित तौर पर आप समझ गए हैं। बचत खाता न्यूनतम 500 रुपया देकर के खुलवा सकते हैं। अब यार बोलूंगा नहीं, पीछे करके देख लेना, ठीक है? बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, छठा सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें आप बात करते हैं मित्रों दूसरे सवाल पे। घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है? मित्रों देखिएगा, जो घन होता है वह भी 3D आकृति का होता है, घनाभ भी 3D आकृति का होता है। 3D मतलब त्रिविमीय होता है। घन में मित्रों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, घनाभ में मित्रों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती, इस तरीके से घनाभ होता है। इस तरीके से घनाभ होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लेकिन वहीं अगर घन की बात करें तो घन में जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। घनाभ में क्या होता है? घनाभ में मित्रों उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है बराबर नहीं होती है। लेकिन घन में क्या होता है? घन में वर्गाकार होता है, घन वर्गाकार होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई, इस तरीके से मैं बना देता हूं यार, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो है कोई फर्क नहीं होता है, अर्थात इसकी एक ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो एक घन है और एक घन। ठीक है, चलिए, घनाभ के दो फार्मूला आपकी एससीईआरटी में है, निश्चित तौर पे उसी दो फार्मूले से उत्तर आने वाला है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में उसी से आएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक, घनाभ का आयतन अगर आपसे पूछा जाए, घनाभ का आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछा जाए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर आपसे पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है मित्रों, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब समझते हैं? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कोई कपड़ा लेके आइए और घनाभ को पूरी तरफ से ढक दीजिए। यहां ढक दीजिए, इधर ढक दीजिए, इधर ढक दीजिए, उधर ढक दीजिए, आगे से ढक दीजिए, ये होता है नीचे से ढक दीजिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, पीछे वाले का क्षेत्रफल, इधर वाले का क्षेत्रफल, नीचे वाले का क्षेत्रफल, मतलब 6 फलकें होती है ना, तो 6 फलकों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो 6 फलकों के क्षेत्रफल निकाल करके आपस में जब आप जोड़ेंगे, इसका जो फार्मूला आएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जब फार्मूला आप निकालेंगे, मतलब 6 फलकों के क्षेत्रफलों को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 2LB + BH + HL, यही आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, 2LB + BH + HL। L क्या है? लंबाई है, B क्या है? ब्रीथ मतलब चौड़ाई है, H क्या है? H जो है इसकी, H क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है, घन की बात करें मित्रों, घन जो होता है, घन का फलक जो है वर्गाकार होते हैं। तो घन का आयतन का अगर फार्मूला आपसे पूछा जाए तो घन के आयतन का फार्मूला होता है, क्या होता है? घन के आयतन का फार्मूला होता है 1 की घात 3, भुजा की घात 3। और घन के संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें, घन के संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें तो मित्रों, घन के संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात करें क्या होता है?
घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a², क्योंकि इसकी जो छवो फलकें होती हैं वो वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। तो 1 2 3 4 6 भुजाएं बन रही हैं, तो 6 वर्ग बन रहे हैं, 6 गुणे a का वर्ग मतलब 6 गुणे भुजा का वर्ग। इसका हो गया घन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, ये 2 फार्मूले आपकी परीक्षा में आएंगे और निश्चित तौर पे आपकी तृतीय सेमेस्टर में इसी 2 फार्मूले से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों सवाल मैं आपको देता हूं, आपको घर से करना है। सबसे पहली ये दिया गया है, कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 450 सेंटीमीटर। देखिएगा, मैं इसमें केवल आपको ऐसे सवालों में आपको कैसे कन्वर्ट करना है, किसको, डाटा को कैसे कन्वर्ट करना है, मात्रा को कैसे बदलना, मैं आपको समझाने का प्रयास करना है और इसी वजह से मैं ये सवाल दिया हूं। देखिए, एक होता है किलो फिर हेक्टो। ठीक है, देखिए इस तरीके से किलो होता है, फिर हेक्टो होता है, किलो हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है ना, ये आपको इस तरीके से आपको याद कर लेना है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेका के बाद मीटर, लीटर, ग्राम एक ही जगह पे है, उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली है। ठीक है ना, तो आपको जैसे दिया गया कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 450 सेंटीमीटर है। या तो सबको मीटर में बदल लो, या तो सबको सेंटीमीटर में बदल लो, या तो सबको डेसीमीटर में बदल लो। ठीक है, तभी जाकर के आप सफल हो। तो मैं करता हूं, सबको क्या करता हूं, सबको मैं मीटर में चेंज कर देता हूं, मीटर में। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर। तो आप यहां पे किलो देख रहे हैं, एक आगे हेक्टो देख रहे हैं। हेक्टो कितना आगे है, मात्र एक आगे है। हेक्टो कितना आगे है, मात्र एक आगे है। तो आप लिख दीजिएगा 10 हेक्टोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलोमीटर बराबर कितने डेकामीटर, तो बताइए डेका कितने आगे है किलोमीटर से, 2 आगे है, तो 2 जीरो बढ़ा दो, तो मतलब 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। अब समझिए 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, तो मीटर यहां पे है, सेंटी यहां पे है, कितना आगे है मीटर से, 2 आगे है, तो 1 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, 2 मतलब 100 सेंटीमीटर। समझ गए ना, सीधा इस तरीके से चलते हैं। अब अगर आपको उल्टा चलना पड़े तो उल्टा चलना पड़े, भाग से ऐसा कर दीजिए, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर, मैं पूछ लूं 1 सेंटीमीटर बराबर भैया कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर बराबर देख रहे हैं 2 उल्टा चल रहा है, मतलब उधर से इधर आ रहा है। जब इधर से उधर जाएगा तो डायरेक्ट 1 में जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, और उधर से इधर आएगा तो 1 बटे करके करेंगे। ठीक है, 1 बटे करके 1 2 जीरो बढ़ा दो, 1 बटे 100 मीटर। आपसे पूछे 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या किलोमीटर होता है, तो 1 बटे 10 किलोमीटर। उल्टा चलना है तो 1 बटे करके लगाना है, और सीधा चलना है 1 के आगे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए हैं। हाँ, चलिए, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 450 सेंटीमीटर है, 35 डेसीमीटर बताइए उसकी ऊंचाई है। तो कमरे में कितनी घन मीटर हवा भरी है, घन मीटर का मतलब उसका आयतन, कमरे में कितने घन मीटर हवा भरी है मतलब उसका आयतन ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसे बदल लीजिए, मतलब कि 5 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर, पहले 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सबको मैं सेंटीमीटर में बदलवा देता हूं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, मैं छोटा पड़ेगा ये, मीटर में बदलना। ठीक है, लंबाई कितनी है, लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 450 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कई मीटर होता है, तो आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे 100 मीटर होता है कि नहीं होता है। मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहा हूं। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहा हूं, आप मीटर को सेंटीमीटर में कैसे क्या बदलना आप समझ लीजिएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बटे 100 मीटर, तो 450 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 450 बटे 100 मीटर हो जाएगा। अब जब भाग देते हैं ना, जब नीचे 100 क्या इधर ऐसा कुछ रहे, 1 के आगे जीरो रहे उससे भाग देना है, तो जितने जीरो हैं उतना दशमलव लेकर के अपने बाएं अंक पे लेके चले आओ करिए। ठीक है, तो 2 अंक मतलब नीचे 2 जीरो है, तो यहां से 2 जीरो इधर चला आएगा 4.5। अगर दशमलव नहीं दिख रहा तो इसका मतलब दशमलव एकदम लास्ट में लगा है, लास्ट में दशमलव यहां पे है, तो 2 जीरो इधर चला आएगा, 4.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आगे है ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 35 डेसीमीटर, 35 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को मीटर में बदल लो, 1 डेसीमीटर बराबर, नीचे आ रहा है, हाँ, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर बराबर, देखिए 1 डेसीमीटर बराबर
एक ही पीछे है ना मीटर, एक ही पीछे है, तो उल्टा हाथ पे एक पीछे मतलब 1/10, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर हो गया। तो 35 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 35 डेसीमीटर बराबर 35/10 मीटर। और 35 में जब आप 10 से भाग करोगे, 35 में जब आप 10 से भाग करो कितना आ जाएगा? मतलब नीचे एक जीरो है तो एक अंक दशमलव बाईं तरफ चलाएगा तो 3.5 मीटर हो जाएगा। अब ये मीटर में बदल गया, 3.5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर है, चौड़ाई 4.5 मीटर है, लंबाई 5 मीटर है। इसमें कितना आयतन में मतलब कितना हवा भरा है, गुणा कर देना, तीनों का आ जाएगा। और जब भी आपको गुणा करना है मात्रक बराबर करके ही गुणा करना है, तभी जाकर के आपको उत्तर सही आएगा, और जो उत्तर आएगा मीटर में आएगा। ठीक, चलिए हो गया ना ये सवाल। आगे मित्रों बात करता हूं, आगे देख लीजिए। आगे सवाल दिया गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है। इसमें सभी जो है सेंटीमीटर में ही दिए हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका मतलब क्या है भैया, समझ लीजिएगा। 2 ब्रैकेट में LB का मतलब, L मतलब 6 और B का मतलब 8.3 धन B का मतलब 8.3, H का मतलब 2.3 धन HL मतलब H का मतलब 2.3 गुणे L का मतलब 6। ऐसा करना, LB का मतलब L गुणे B लिखा गया है, ठीक है। जब भी बीजीय व्यंजक में हम गुणा को लिखते हैं तो बीच में गुणा को गायब कर देते हैं। समझ में आया ना? चलिए ऐसा आपको लगा लेना है, इसका गुणा कर लेना है, इसका गुणा, इसका गुणा करके जोड़ लेना है, उसके बाद फिर बाद में 2 से गुणा कर देना है। इतना तो आप जानते हैं, इतना समझदार है, ठीक। उसके बाद आगे सवाल दिया गया है भैया, क्या दिया गया है? आगे दिया गया है घन का संपूर्ण पृष्ठ। आप सभी लोग जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 स्क्वायर, 6 गुणे 18 का वर्ग कर लीजिएगा, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल हो गया। आपकी परीक्षा में यही पूछा जाएगा निश्चित तौर पे। मैंने 3 सवाल आपको दिया है, निश्चित तौर पे तीनों सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल जो मैंने आपको दिया है समांतर माध्य का दिया है, ठीक है। क्या दिया है? समांतर माध्य का। मित्रों जब भी सारणी के तौर पे आपसे समांतर माध्य पूछा जाए तो एक चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आएगा सिग्मा fx क्या होता है, सिग्मा f क्या होता है, तो आपको वीडियो देखने की जरूरत है। एक बार वीडियो आप जरूर देखिएगा जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक। देखिए आपको पद यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है बारंबारता, और पद को हमेशा जो है यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, पद को हमेशा यक्ष से प्रदर्शित करते हैं, बारंबारता को यप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको लिख देना है, और ये सभी सवाल आपको आते होंगे, मुझे कोई जरूर दिक्कत नहीं है। यक्ष की जगह पे आप लिखिएगा जो लिखा गया 4, 6, 8, 10, 12, 14। नीचे तक आ रहा है? शायद नहीं आ रहा है, देखिए 14 मैं यहां पे लिख देता हूं, अब आ रहा है, ठीक। 14। यह कितना है? 3, 4, 2, 2, 6 और 8, ठीक है। यक्ष आपने लिख लिया, बारंबारता को हमेशा फ्रीक्वेंसी को यप से प्रदर्शित करते थे, यफ आपने लिख लिया। उसके बाद आपको यफ एक्स निकालना है, जो फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है भैया योग, 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 ठीक है। उसके बाद देखिए एफ एक्स, एफ एक्स मतलब एफ गुणे एक्स, गुणा कर लो, 4 तिहाई 12, 6 चौका 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छक्का 72, 14 अट्ठे 112। अब इसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करिए, नीचे तक आ रहा है? हाँ चलिए ऐड करिए। 2 4 6 6 6 12 12 2 14 14 2 16 का 14 2 16 का 6, हम यहाँ पे लिख देते हैं 14 2 16 का 6 हासिल 1 1 1 1 2 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 7 13 13 1 14 14 1 15। हासिलवा जोड़े थे कि नहीं जोड़े थे? देखिए 2 4 6 6 12 12 2 14 2 16 का 6 हासिल 1 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 7 13 13 1 14 14 1 15 5 हासिल 1 1 1 2 256। अब अगर गलत हो गया तो आप देख लीजिएगा। और सिग्मा एफ का मतलब इस सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया, ठीक है। और सिग्मा एफ का मान कितना आएगा?
इसे जोड़ लीजिएगा, 3 4 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 6 17, 17 8 25। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इसे आप जो लिखे हैं ना, इसे नीचे लिखिएगा, इसे जो आप लिखे सिग्मा एफ एक्स यहाँ लिखिए, सिग्मा एफ आप लिखिएगा। ठीक है, कल मैं सवाल बता दूंगा और आपको वीडियो जरूर देखनी, सिग्मा एफ एक्स बट्टी सिग्मा एफ 256/25 आपको कर लेना है। इसे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, 256/25 कितना आएगा, इसका दशमलव करके आप कर लीजिएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मैंने देखिए ऐसे ही आपको जो है 10 प्रैक्टिस सेट कराने के मूड में हूं, 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दूंगा, निश्चित तौर पे बाहर सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, आखिरी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। निश्चित तौर पे आज संघर्षों की रातें कट रही हैं, तो आने वाला समय सफलता का सूर्योदय होगा, वह तय है। निश्चित तौर पे आपके माता पिता के सपने भी साकार होंगे, आपके भी सपने साकार होंगे, जो भी आपने खुली आंखों से सपना देखा है निश्चित तौर पे वो पूरा होगा। भाई बंद आंखों का सपना तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन खुली आंखों से जो सपना आपने देखा है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। उसके लिए जरूरी है निरंतरता, आप जिस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि आप न तो अंबानी के फैमिली से हैं, ना ही बहुत बड़े किसी बिजनेसमैन के फैमिली से हैं, तो आपको जरूरत है पढ़ाई करने की। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा डीएलएड कर रहा है तो सबसे बड़ी बात होती है मित्रों निरंतरता। अगर आपकी निरंतरता गायब होती है तो निश्चित तौर पे आप टीचर नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। अगर आपकी निरंतरता बरकरार है, जब से आप डीएलएड कर रहे हो या जब से आप इस क्षेत्र में आए हो, तो निश्चित तौर पे वो दूर नहीं हो सकता है एक आध असफलताएं, 2-3 सफलताएं असफलताएं आपको मिली हो, लेकिन यहां पे असफलता नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है। निरंतर अगर आप रहेंगे तो 100% आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।